हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 15 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 14 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है, कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा हुआ चूना, केलामाइन का घोल, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में सवाल पूछे गए थे। सही आंसर है कार्बनिक पदार्थ। याद रखिएगा, मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूदा तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता होगी तो मिट्टी क्षारीय होगी। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को मिलाना चाहिए। सही आंसर है ए ऑप्शन, कार्बनिक पदार्थ। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर मिट्टी का pH वैल्यू 5.5 से कम होता है तो ऐसी मिट्टी को अम्लीय माना जाता है। ठीक है, 5.5 से कम pH वाली मिट्टी को अम्लीय माना जाता है। याद रखिएगा, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है, पूर्वी कोसी नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। याद रखनी है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है, याद रखनी है। ठीक है, इसे सतलज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इससे 3 राज्य पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई की जाती है। 3 राज्यों का नाम याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, और इसकी लंबाई भी जरूर याद रखिएगा, इसकी लंबाई है 645 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। सही आंसर होगा इसका इंदिरा गांधी नहर। आप देख सकते हैं एक ही सवाल को कैसे कैसे घुमा करके पूछा जा रहा है। ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्जाम जो हुआ था उसमें सवाल ये पूछे गए थे। ठीक है, और ये आप देखेंगे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 में एग्जाम में पूछा गया था, जो कि पेपर कैंसिल हुआ था। ठीक है, ये अलग शिफ्ट में हो सकता है पूछा गया होगा। ठीक है ना। चलिए, ये री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना, और यहाँ पर ये कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। चलिए, तो इसके बारे में डिटेल से बता दी है। इसकी लंबाई कितनी है, 645 किलोमीटर है ना। इसकी लंबाई याद रखना है 645 किलोमीटर, और 3 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। कौन कौन, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, और ये सतलज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक इसे ले जाया गया है, ये आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है, उद्योग, घरेलू, सिंचाई, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 री एग्जाम 19/7/2024 में ये सवाल पूछे गए थे। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सही आंसर है सिंचाई। नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो याद रखना है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार आपको याद रखनी है कि देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा जो है ना कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए।
85%। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जा रहा है, सिंचाई के लिए किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट किसका है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, तो 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% मात्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जा रहा है और 5% आप देखेंगे कि घरों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 100% आपको देखने को मिलेगा, 85, 5, 90, 10, 100। ठीक है, तो ये क्रम से याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, नियतवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी या टीआरई 2.0 में सवाल पूछे गए थे पेपर 1 में। सही आंसर है संभववादी विचारधारा से। टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियाँ जैसे कि बहता जल, परिवहन मिट्टी, वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियाँ, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बनाया गया सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा संभववादी विचारधारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन सही होगा। टिहरी बांध तो संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ऑप्शन है खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पर ड्रिप प्रणाली, ड्रिप सिस्टम। ये आधुनिक पद्धति है, ना कि पारंपरिक। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की कुछ पारंपरिक एवं आधुनिक विधियाँ हैं जो कि लिस्ट में नीचे दिया गया होगा, इसे आप लोग पीडीएफ में चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधियों में कौन कौन सी है, खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, बेकली प्रणाली, रहट तथा मोट प्रणाली। रहट जो होता था ना, एक जो जानवरों को जैसे गोल गोल घुमाया जाता था, है ना, तो वो जो रहट थी, तो वो एक है आपका रहट प्रणाली या मोट प्रणाली, बेकली, चेन और खंदक। ये सभी कैसी हैं, ये सभी पारंपरिक सिंचाई विधियाँ हैं। जबकि ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई प्रणाली, ये सभी दोनों क्या हैं, ये सभी आधुनिक सिंचाई की विधि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, ड्रिप सिंचाई। अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 ये पेपर 2 में ये सवाल पूछा गया था। सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में डीवीसी अर्थात दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो ये 1948 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो याद रखना है डीवीसी, इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीवीसी, दामोदर घाटी परियोजना कारपोरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है यहाँ पर। और एक लाइन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रमुख रूप से होते हैं, इसमें आप बिहार को भी शामिल कर सकते हैं वैसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। सवाल है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं
जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर है यहाँ पर भारतवर्ष और नेपाल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखनी है यहाँ पर भारत जो है ना, भारत और नेपाल के बीच में ये जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था। कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना वर्ष 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल के बीच ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया था। कोसी नदी गोसाई स्थान चोटी के उत्तर से निकल करके नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती हैं। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशेला के पास ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। और कोसी नदी को बिहार में इसे शोक के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 9, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमरा पधर बांध, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अब देखेंगे कि हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित हैं। ठीक है, हीराकुंड बांध और दुधवा बांध ये महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैली हुई है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध भी है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 ये एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर है यहाँ पर तांबा। झारखंड का घाटशिला तांबा खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर झारखंड के 2 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम और एक है पश्चिमी सिंहभूम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर पूर्वी सिंहभूम होगा, पश्चिमी सिंहभूम नहीं। पूर्वी सिंहभूम आपको याद रखनी है। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूदा घाटशिला एक छोटा सा शहर है जहाँ पर आप देखेंगे खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। और घाटशिला में आप देखेंगे तो यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम आपको याद रखना है। कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन में पश्चिमी सिंहभूम भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग, बैटरी के उत्पादन में, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए थे। सही आंसर होगा यहाँ पर ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैग्नीज बहुत भंगुर धातु है, शुद्ध के रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसे मिश्र धातुओं में किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ई ऑप्शन। ना तो फोटोग्राफी, माचिस और बैटरी किसी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है खंबाती खाड़ी, गंगा नदी, कच्छी खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है खंबाती खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता अब देखेंगे तो 9000 मेगावाट है। कितना? 9000 मेगावाट। ठीक है, इसमें गुजरात में खंबे की खाड़ी में लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 7000 मेगावाट,
कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा खंबाती खाड़ी में लगभग कितना है, 7000, कितना 7000 मेगावाट इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, खंबाती खाड़ी, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। अगला सवाल है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पर पवन ऊर्जा। देखिए पूछा गया आपसे कि कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है ना, तो ये आप देखेंगे कि पवन ऊर्जा ये पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और कोयला ये दोनों क्या है, दोनों पारंपरिक स्रोत हैं, जबकि पवन ऊर्जा यहाँ पर देखिए गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। याद रखिएगा ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन है खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछे गए थे। सही आंसर है यहाँ पर थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, भारत में मोनाजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो याद रखिएगा केरल, माफ कीजिएगा, थोरियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो TH होता है। क्या होता है, TH। ठीक है, और परमाणु क्रमांक होता है थोरियम का 90। पारा का होता है 80, याद रखिएगा पारा का होता है 80। तो ये सब याद रखिएगा, GS में भी ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। सवाल है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करना है, अर्थात इधर से चलते हुए पश्चिम बंगाल से चलते हुए गुजरात की तरफ बढ़ना है और क्रम से लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है, किस राज्य में है ना। तो आप देखेंगे कि नामरूप कहाँ पर है, ये असम में है, राइट। ठीक है, इस बात है ओबरा। ओबरा कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख लेते हैं, यूपी कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, परीक्षा कहाँ पर है, ये भी यूपी के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी यूपी ही कर लेते हैं। ऐसे 2 यूपी मिल गया, तो आपको जिलों के बारे में भी आपको कन्फर्मेशन लेनी होगी। और कोटा आप देखेंगे तो ये तो आसान सा हो गया, ये तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो पूरब में पहले कौन सा लेना होगा, असम लेना होगा, अर्थात 2 नंबर पहला आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 4-3 या तो 3-4, जो भी हो सकता है दोनों में से। और लास्ट कोटा तो आपको लास्ट में मिलेगा, यानी कि एक तो सबसे शुरू में ही होने वाला है। तो 1 और 2, फर्स्ट और सेकेंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा ऑप्शन भी यहाँ पर गड़बड़ दिख रहे हैं वैसे, है ना, ऑप्शन भी छूटे हुए हैं यहाँ पर, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 और 2 तो लास्ट में होगा, तो ये सी ऑप्शन तो खैर होना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वैसे आपसे बोला क्या गया है, पूरब से पश्चिम, है ना, पूरब से पश्चिम, तो पूरब तो आप पहले लेंगे ना आप। ठीक है, भले इधर से है लेकिन ये 2 एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, बाकी 3 और 4 आपका जो बच रहा है। तो 3 और 4 देख लेते हैं कहाँ पर है ये परीक्षा के बारे में बात कर रहे थे ना, और ये परीक्षा जो आपका है उत्तर प्रदेश झांसी में है, और ओबरा जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम बिल्कुल ही सही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 3 दिखेगा और फिर 4। ठीक है, अर्थात आप अगर पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले मिलेगा ये दूसरे नंबर वाला, लेकिन असम वाला नामरूप मिलेगा। इसके बाद फिर अगर आप पढ़ते हैं आगे तो आपको मिलेगा ओबरा। ठीक है, क्या मिलेगा, ओबरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र जिला में।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको ये परीक्षा मिलेगा, ठीक है, जो कि झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और फिर मिलेगा कोटा वाला। तो 2 3 4 1 तो इसी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, जो कि ऑप्शन दिया भी गया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने याद रखने की कौन सा ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर किस राज्य में है, तो ये पहले पता करना होगा, ठीक। चलिए तभी आप बता पाएंगे आंसर, अर्थात तुक्का ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है, पूछा गया था किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। सवाल है किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, पुणे, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर है यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोराहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। कहाँ पर, याद रखिएगा असम के जोराहाट पंप के पास, ठीक है। तो ये असम का इसका ऑप्शन में होना चाहिए, और असम का कोई जिला होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोराहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। यह संयंत्र 500 किलोवाट और सौर ऊर्जा द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित किया जाता है या किया जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आंसर तो हमने दे दिया है यहाँ पे। तो पूछा गया था कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो याद रखिएगा कम से कम असम, याद रखिएगा असम के जोराहाट में, ठीक है, असम के जोराहाट में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है सोहागपुर, रानीगंज या फिर धनबाद। सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि झारखंड का एक जिला है ना, धनबाद। तो याद रखिएगा झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ के एक क्षेत्र है झरिया, ठीक है। तो झरिया क्षेत्र में अनेक कोयला खनन केंद्र है, इसी की वजह से यहाँ पे कोयला की नगरी के नाम से इसे जानते हैं। तो धनबाद याद रखिएगा, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला सवाल है, पूछा गया था कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों को सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाली खाड़ी, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा है कौन सा सही युग्म है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सुरमा घाटी है ना, सुरमा घाटी ये असम में ही है, बिल्कुल सही है, पहला सही है, सुरमा घाटी असम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सुरमा घाटी हो गया, डिगबोई है, नहरकटिया है ना, ये सभी कहाँ है, ये सभी असम में स्थित हैं, तो सही है ये। लुनेज क्षेत्र हो गया, अंकलेश्वर हो गया, ढोकला हो गया, मेहसाना हो गया, ये सभी गुजरात में हैं, ये भी सही है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर केजी बेसिन बंगाली खाड़ी, तो ये केजी बेसिन मतलब हो गया कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। केजी बेसिन मतलब हो गया कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार भी है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछे गए थे पेपर 1 में। सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उत्पादन उद्योग से भी जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है, याद रखनी है। सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, भागलपुर। अगला सवाल है, पूछा गया था
माफ़ कीजिएगा, फिर सुनिएगा। बरौनी क्या है? बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? पूछा गया है सवाल। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर है यहाँ पर बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बेगूसराय जिला में स्थित है, जो कि बिहार में है। सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है। बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पर बरौनी तेल शोधन कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया है। ठीक है। और कब से ये इस कार्यरत है? तो 1964 से। ठीक है। तो आपको याद रखना है बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो स्थापित की गई थी वो रूस और रोमानिया की मदद से की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF फाइल पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।